चलिए बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 41, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और ये कूलम्ब्स लॉ पे आधारित होंगे। हमने एपिसोड नंबर 40 में आपको बताया हुआ है एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन को, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंट्रोडक्शन का था। और आज हम एपिसोड नंबर 41 में देखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। इसको बारीकी से देखिए। हमने आपको बोला था कि आप कम से कम जाके थ्योरी को देखिए, नोट्स में जो लिखे हुए हैं उसको देखिए। जिन्होंने देखा होगा उसको लगेगा कि यार ये तो कुछ था ही नहीं, आप खुद से भी बना सकते थे। खैर देखे हैं तो भी, नहीं देखे हैं तो भी इसको समझने की कोशिश करना है। ये तो विजुअलाइजेशन करना है, मन में बन जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो हम देखते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट्स को एकदम बारीकी से देखना है। चलिए, पहला सवाल 1.1 है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, सेंटीमीटर नॉट मीटर, दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम नॉट माइक्रो कूलम, मिली कूलम एंड सो ऑन, तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश हैं। मतलब दो छोटा गोला है, एक पर उतना चार्ज है, दूसरे पे इतना चार्ज है, और दोनों को कितनी दूरी पर रखा गया? 30 सेंटीमीटर में, 30 सेंटीमीटर पे, और कहाँ रखा गया? एयर में। उनके बीच कितना बल है? ये तो पढ़ के आप लोग पुराना हो चुके हैं, ढेर सारा सवाल हमने एक पर एक सवाल किया हुआ है। इसको देखते हैं थोड़ा सा क्या बोल रहा है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन, फोर्स दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स। तो चार्ज स्फीयर है तो उसके बीच फोर्स लगेगा। तो वही पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स, कितना फोर्स लगेगा बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स, दो गोले, छोटे गोले के आवेशित स्फीयर्स के बीच, हैविंग चार्जेस, जिसके पास आवेश है, ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम, प्लेस्ड रखा गया है 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, हवा में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो क्या क्या दिया हुआ है आप उसको देख सकते हैं। सॉल्यूशन, इसमें जहाँ पे इंग्लिश का वर्जन आएगा तो वहाँ पे हम इंग्लिश लिख देंगे, जहाँ पे हिंदी का आएगा हिंदी लिख देंगे। तो पहले गिवन क्या है थोड़ा सा देखते हैं। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हिंदी में लिखें इंग्लिश में लिखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गिवन क्या क्या गिवन है? तो कहता है कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर दोनों को रखा गया है, तो आर दिया हुआ है। तो सबसे पहले नजर आया कि आर दिया हुआ है, तो आर बराबर कितना है? 30 सेंटीमीटर। याद कीजिए, हमने आपको बताया हुआ है नोट में कि दोनों को के बीच की दूरी अगर सेंटीमीटर में है तो उसको सबसे पहले आप इसमें कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में। और ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में सारे चीज़ों को हम एसआई सिस्टम में रख सकते हैं। तो हम r बराबर 30 सेंटीमीटर लिए, इसको मीटर में बदलने का क्या तरीका है? 30/100, या फिर 30 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻² से, तो दोनों एक ही बात है। तो ये कट गया, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.3। ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं, मतलब बराबर में ही लिख देते हैं 3 यानी 30 × 10⁻⁻², जिसकी आवश्यकता हो आप यूज कर सकते हैं। अब ये जो कन्वर्ट हुआ है, ये इसमें कन्वर्ट हुआ मीटर में। ये नॉर्मल तरीका आपने अपनाया था, 30 सेंटीमीटर में 100 से क्या किए? भाग दिए, तो वो बेचारा बदलेगा किसमें? मीटर में। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? मीटर। अब ये कट गया, 3 में 10 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 0.3 मीटर बराबर। इसको दूसरे तरीके से हम लिखना चाहें तो 30 को हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर की जगह पे 10⁻⁻² लिख देंगे। मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है आपका 10⁻⁻² मीटर। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, आप लोग बहुत सारा काम किए होंगे। चलिए, ये हो गया। अब क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? इतना कूलम तथा इतना कूलम आवेश है। तो दो गोला था, तो गोला था, तो फिगर के माध्यम से पिक्टोरियल तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं, दो चार्ज है ये। एक अगर Q1 मानते हैं तो इसका वैल्यू कितना है? 2 × 10⁻⁷ कूलम, और ये दूसरा चार्ज मानते हैं Q2, तो इस पर चार्ज है 3 × 10⁻⁷ कूलम। और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, हमने आपको बताया हुआ है कि दोनों के बीच के डिस्टेंस यानी r, इसको मान लेते हैं सेंटर से सेंटर मापते हैं, जब भी मापते हैं तो r का मान दिया हुआ है।
तो Q1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। Q2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। और आपसे इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ रहा है वहाँ, जबकि मीडियम आपका क्या है एयर। तो जब एयर है तो हम लोग जानते हैं फॉर एयर सिंस F इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड शिफ्ट निकालेंगे। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि फोर्स बताइए कितना है, तो फोर्स बताइए कितना बल है, तो ये नहीं बोला कि बल का परिमाण क्या है, बोल रहा है बल क्या है। इसका मतलब परिमाण भी बताना होगा, दिशा भी बताना होगा, मतलब नेचर भी बताना होगा। तो F इक्वल टू, तो हम जानते हैं कि ये एक साथ गीत गाता है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का वैल्यू जो दिया हुआ है उसको रख दीजिए 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। कूलम को हम नहीं रखते, वो सब एडजस्ट हो जाएगा। Q2 का मान कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 बटा, अब R स्क्वायर है तो R के जगह पर हम कितना लिखेंगे, या तो ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे, तो इसी को लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.3 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सोल्व जितना तेजी में आप कर सकते हैं आप उतना बहादुर हैं। इसको सोल्व करते हैं, कैसे करते हैं सो देखिए। ये एक तरह से आपका कट गया कि 3 बटा कितना 10 है, इसी को तो हम 3 बटा 10 बोल सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना 9, और नीचे 10 का स्क्वायर होगा तो 10 का स्क्वायर ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, तो 10 का पावर 2 ही रह जाएगा, उसमें माइनस नहीं होगा। इसको सोल्व करने का तरीका होगा पहले डिजिट को आप क्लियर कीजिए। यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हुआ था 9, इसका मतलब है ये 9 तो मन मन गए। अब कितना बचा 3 दूना 6, अंक का कर लिए। अब आते हैं पावर, तो यहाँ पे आपका 9 पावर है, यहाँ -7 है, यहाँ -7 है, और नीचे से बंदा गया था एक 10 पे पावर 2, ये वाला 9 ये वाला 2, तो 9 2 कितना हो जाएगा 11, और -7 हो जाएगा -14। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 पे पावर 11 गुने 10 पे पावर -14, और इसको सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 10 टू द पावर -3। -14 में से 11 चला गया तो -3 बचेगा। और फोर्स है इसका यूनिट हम क्या लिख सकते हैं न्यूटन। तो आपने अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है। डायरेक्शन के लिए बात करें तो नेचर क्या हो जाएगा, तो नेचर भी लिख सकते हैं आप। नेचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा। तो हम जानते हैं कि ये भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच क्या होता है रिपल्सन होता है। हम क्या लिख सकते हैं रिपल्सन, जिसको हम प्रतिकर्षण भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से देख लिए, इसमें कोई दम था नहीं। आप आसानी से इसी तरह से अगले सवाल को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप इसको प्रिंट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इस सवाल में कुछ था नहीं, और जब भी आप न्यूमेरिकल बनाते हैं किसी भी टॉपिक से, हम पहले बोल दिया करते हैं आप उसको जाके रिवाइज कर लिया कीजिए। तो रिवाइज करने से क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन यहाँ पढ़िएगा, हो सके तो क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं। जब टॉपिक हम पहले ही अनाउंस कर दिए आप जाके पढ़ सकते हैं। यदि नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, कम से कम आप जो नोट्स तैयार किए, हम इसीलिए बोल रहे थे कि प्रॉपर वे में आप उसको मत देखिएगा, उसको जो है पढ़ते हुए आप नोट्स तैयार करते जाइए। एक मिनट आपके लिए भारी पड़ सकता है, और पड़ेगा ही, इस बात की फुल गारंटी है। जो स्थिति बन रही है, काफ़ी परेशानी हो रही है, जो बंदे सोए हुए हैं कि चल यार लॉकडाउन के बाद ही कुछ करेंगे, तो उसको पता चल जाएगा। लेकिन जो देख रहे हैं उसको भी पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस। पहले लोगों में काफ़ी कम अंतर हुए करते थे, क्योंकि सभी लोग कुछ न कुछ पढ़ रहे थे। लेकिन अब जो है काफ़ी गैप आने वाला है, पढ़ने वाले में और नहीं पढ़ने वाले में काफ़ी ज़्यादा गैप होगा। तो जो इस टाइम को एंजॉय कर रहा है, मेरा दावा है कि ज़बरदस्त तरीके से वो परफॉर्म करेगा, और इसी दौरान जो है वो बेहतर नॉलेज प्राप्त कर लेगा। एनीवे, हम लोग बात कर रहे थे कि ये 1.1 है, आप लोग प्रिंट कर लिए होंगे। हम इसको मिटाते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन हम लिखेंगे। इसको जो है आप ऐसे कीजिए, इसमें आप जो है मतलब जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप उसमें ध्यान दिया कीजिए कि हम थ्योरी को निश्चित तौर पे देखिए। एपिसोड नंबर 22 में हमने कूलम्ब लॉ का नोट बताया हुआ है, उसको जाकर के आप जरूर देख लीजिए।
और उसको देखने से क्या होगा कि एक शॉर्ट समरी कूलम्स लॉ का आपको आपके हाथ में आ जाएगा। आप कुछ देखिए नहीं देखिए, अगर उसको देख लेते हैं तो थोड़ा मजा आएगा आपको न्यूमेरिकल बनाने में, इसलिए कि उसमें थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि हम कैसे बनाते हैं नहीं बनाते हैं, वो सारा कुछ आपका दिया होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 1.2। 1.2 दूसरा एग्जांपल है कूलम्स लॉ के भीतर जो 1.2 में दिया हुआ है और ये भी 1.2 है। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग क्या कह रहा है। 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। क्या बोला कि इतना माइक्रोकूलम, माइक्रो में दिया हुआ है कूलम में नहीं, इतना माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में, मीडियम कौन सा है, एयर है, में 0.2 न्यूटन बल लगता है। कितना बल लग रहा है, 0.2 न्यूटन। यदि दूसरे गोले पर इतना माइक्रोकूलम आवेश हो, इतना माइक्रोकूलम आवेश हो, माइक्रो में ये भी दिया हुआ है वो भी दिया हुआ हो, तो ए दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, कितनी दूरी है ए में। बी में पूछा जा रहा है दोनों गोले पर दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, ये पूछ रहा है। तो पहले गोले पर तो इतना लग रहा है, क्वेश्चन ही दिया हुआ है, दूसरे पर कितना लगेगा ये। आप बी का आंसर तो डायरेक्ट मार सकते हैं क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं एपिसोड नंबर 16 में यूजेज ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, उसमें हमने बताया हुआ है कि अगर ये दो चार्जेज हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, ये जितना फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, मतलब जितने फोर्स से आकर्षित करेगा या विकर्षित करेगा, ये भी इसको उतना ही बल से या तो विकर्षित करेगा या तो आकर्षित करेगा। मतलब दोनों पे फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है गोले के कारण कितना बल लगता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इतना ही लगेगा, जो कि उसके क्या होगा, विपरीत होगा। तो ये तो खैर आंसर बी का हम तुरंत लिख देंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। आप एपिसोड नंबर कहा जाए एपिसोड नंबर 16 जाके आप देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर, मतलब दूसरे स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो फर्स्ट चार्ज पर जो फर्स्ट स्फीयर है उस पर चार्ज इतना है, सेकेंड जो स्फीयर है उस पर चार्ज इतना है, मीडियम आपका एयर है और कितना फोर्स लग रहा है, 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो ए में पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, मतलब दोनों स्फीयर के बीच कितना डिस्टेंस है। बी व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। क्लियर, यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे में आपको कुछ नजर आएगा, कुछ मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे निगेटिव दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, इसको निगेटिव मानना। ठीक है, दैट मीन्स अब गिवन क्या है, थोड़ा सा हम उसको देखते हैं। सॉल्यूशन के तौर पे अगर हम बात करें तो गिवन फर्स्ट स्फीयर है, मान लेते हैं कि इस पर चार्ज क्या है, Q1, इस पर चार्ज क्या है, Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, R। ठीक है, तो गिवन है आपका Q1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम जो कि पॉजिटिव है, और Q2 दिया हुआ है आपका माइनस 0.8 माइक्रोकूलम, माइनस 0.8 माइक्रोकूलम, और R का मान हमको निकालना है, और मीडियम आपका एयर। ठीक है, अब हम कूलम बाबा के हिसाब से फॉर्मूला पहले लगाते हैं। तो कूलम बाबा ए में पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा, तो हमने बताया हुआ है एपिसोड नंबर 22 में नोट में, वहां जाके आप देख सकते हैं फ्रॉम कूलम्स लॉ के हिसाब से हम जानते हैं सिंस F इज इक्वल टू, जब एयर रहे तो फॉर्मूला क्या होता है SI सिस्टम में 1/4 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है,
हमको फोर्स दिया हुआ है, ये पता है, और Q1 Q2 दिया हुआ है, हम R स्क्वायर मतलब R का मान निकालना चाहते हैं। इस वैल्यू को हम लोग रख लेंगे, रख लीजिए। F का मान हम रख लेते हैं, F का मान कितना है, सॉरी ये जो है ये आपको दिया हुआ है F का मान, किधर गया, यहाँ पे लिख देते हैं। F इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, ठीक है। F का मान दिया है, तो 3 टर्म दिया हुआ। हमने क्या बोला था, एक F है, ये तो आपको नोन है, Q1 Q2 और R, तो आपको 4 अज्ञात राशि दिया हुआ है, 4 अननोन टर्म है। इसमें इसको तो नोन टर्म बोला जाता है क्योंकि फिक्स होता है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं, तो 4 में से अगर 3 दे दिया तो चौथा निकाला जा सकता है। तो Q1 Q2 दिया हुआ है, F का मान दिया हुआ है, R का मान हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए। F का मान कितना दिया हुआ है, 0.2, ठीक है। न्यूटन में ही है तो कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करना है नहीं। तो ये हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, इसका वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹ मात्रक वगैरह से अभी हमको लेना देना नहीं है। Q1 Q2 यहाँ चूंकि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इस माइनस का कोई यहाँ वैल्यू नहीं है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इसको रख देते हैं। 0.4 माइक्रो है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। हमने आपको बताया हुआ है कि कूलम चार्ज होता है बहुत बड़ा मात्रा होता है, इसलिए हम लोग डे टू डे लाइफ में मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम एंड सो ऑन बात करते हैं। तो 1 माइक्रो कूलम को अगर हम लिखना चाहेंगे तो माइक्रो कहीं भी लगा हुआ रहेगा तो उसका मतलब होता है 10⁻⁻⁶। कूलम लगा हुआ रहेगा, कूलम लगा देना, मीटर लगा हुआ रहेगा, मीटर लगा देना, तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब इनटू में बात करते हैं। Q2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, -0.2, माइनस नहीं लिखेंगे, इंटू 10⁻⁶, 0.8 × 10⁻⁶ बटा R²। अब R² लिखना है तो ऐसा करते हैं कि इस जनाब को यहाँ ले आते हैं, इस जनाब को यहाँ भेज देते हैं, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो R² बराबर, तो ये हो जाएगा आपका, कुछ गुना भाग भी करना चाहिए तो अच्छा रहेगा। 4 8 32, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 9 × 0.32 गुने, अब -6 तो -12, और ये हो जाएगा 9 चला जाएगा, -12 में से 9 चला गया तो -3, तो 10⁻³ R² जब यहाँ लाए हैं तो ये बन रहा है यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा 0.2। संयोग की बात ये है कि इस पॉइंट को आप हटाइएगा तो 10 ऊपर जाएगा और इस पॉइंट को हटाएगा तो 100 नीचे आएगा। एकदम मूव टाइप का कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं 10। अब जितना तेजी में आप इसको सोल्व कर लीजिएगा उतना अच्छा। अब ये और ये तो गया, अब ये तो कट रहा है लगता है, 16 × 32, तो 16 44, तो R² हो गया 144 गुने, ये 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 लेके जाएगा, तो इसके साथ जुट जाएगा, तो 10 क्या हो जाएगा, -4। ये R² निकला है, हमको क्या चाहिए, R। तो नियम कहता है इधर टोपी देंगे इधर भी टोपी देंगे, तो अब इसलिए इधर स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, तो R बराबर 144 का वर्गमूल होता है 12, बड़वाड़े 4 से, तो 12 हो गया गुना 10⁻⁴ का वर्गमूल जब निकालना रहे तो आप पावर को आधा कर दीजिएगा, तो 10 क्या हो जाएगा, -2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम सारा डाटा जो रखे थे SI में रखे थे, तो SI में रखे थे तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मीटर, तो ये आंसर आप लिख सकते हैं। ऑल्सो करके आप यहाँ लिख सकते हैं R बराबर आपको क्या बोले थे, 10⁻⁻2 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इसका मतलब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, 12 सेंटीमीटर, ये भी लिख सकते हैं। ये SI में आंसर हो गया और ये CGS में आंसर हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर क्या ये हर जगह पे मतलब आधा कर देंगे काम अपना चल जाएगा, तो ये ध्यान में रखना है 10⁻5 रहे, ऑड नंबर रहे, विषम संख्या रहे तो उसका आधा नहीं करना, हाँ सम संख्या रहे तो उसका आधा कर दोगे चलेगा। मतलब 10⁻ अगर -10 रहे तो 10⁻⁻5 लिख देना है, 10⁻⁻20 रहे तो 10⁻⁻10 लिख देना है, तो मतलब पावर जितना रहेगा उसका आधा कर देना है। और यदि विषम में रहे तो उसको सम में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे सम में कन्वर्ट करेंगे वो आप जान सकते हैं। मान लीजिए 10⁻5 है, इसको तो हम लिख सकते हैं ना 10 × 10⁻4, इसका मतलब इसका आधा लिख देंगे, ये अपना अंदर में रहेगा।
यदि 10 पे पावर माइनस 19 रहे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर माइनस 1 गुने 10 पे पावर माइनस 18। तो 10 पे पावर माइनस 1 अंदर में रह जाएगा, माइनस 18 का वर्गमूल में 10 पे पावर माइनस 9 कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो इस तरह से आप निकालने का टेक्निक अपना डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ देखें। अच्छा, ये ए नंबर वाला है, ए का ऑप्शन बोल रहा है, तो ए हो गया आपका, जो बोल रहा था वो हम कर दिए। अब बी में क्या करा है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, तो बल पूछ रहा है, फिर से परिमाण नहीं पूछ रहा है। तो बल पूछ रहा है तो इसका मतलब परिमाण भी बताना होगा और प्रकृति भी बताना होगा। तो हम यहाँ पे बी के लिए अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, तो हमने आपको क्या बोला था, जितना पहले पर फोर्स लगेगा उतना ही दूसरे पर भी लगेगा पहले के कारण। तो इतना लग रहा है इस पे, इसका मतलब हो जाएगा F2 कर देते हैं, मतलब दूसरे पर जो फोर्स लगेगा 0.2 न्यूटन, और अट्रैक्शन लगेगा कि रिपल्सन। तो चूंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब आकर्षी होगा, मतलब अट्रैक्टिव होगा, आकर्षी, अट्रैक्टिव। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत इजी वे में, इसमें कहीं कोई बड़ा झंझट नहीं था। आप मस्तिष्क में दिमाग को घुसाइए, मतलब पहले तो क्वेश्चन से निचोड़ करके टर्म को बाहर कीजिए, फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। फिगर में अगर आप समझ जाते हैं, ये दावा है कि आपका 50% सोल्व हो जाता है, और भी हम सवाल देखेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या लगा इसमें, ऐसा आपको कुछ भी नहीं लगा जो आप नहीं जानते हैं। इसको हम क्या करते हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और इसको क्या करना है, क्वेश्चन नहीं आपको लिखना है, मतलब बोर्ड पर से क्वेश्चन लिखने की कोशिश नहीं करना है। जिस समय मूवी चल रहा है फिजिक्स का, तो उस समय नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इसको लिखने की कोशिश करना है कि यदि आप साथ में लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर, आपका समय बचत हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला सवाल एनसीईआरटी का कूलम्ब्स लॉ पे आधारित। आप इसका उम्मीद करते हैं कि लिख चुके होंगे। अब इसको हम मिटाते हैं। अब जब ये आप प्रिंट किए होंगे, जब इसको बना रहे हैं तो जो पीछे प्रॉपर वे में देखे होंगे वीडियो को, इस बात का फुल गारंटी कि इसमें कोई दम लग नहीं रहा, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क होता है एनसीईआरटी में कि लैंग्वेज आपको क्या लिखना चाहिए, और जिसका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है वही आप लैंग्वेज को बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगला सवाल आपका अब आएगा 1.3। सवाल को आप गौर से देखिए, सवाल भी आपको देखेगा, और यदि समझ गए तो काफी कुछ इंफॉर्मेशन आपको देगा। अब हम समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² बटा GME इंटू MP विमाहीन है। मतलब ये एक अनुपात है और यह एक विमाहीन है, ये सुनिश्चित कीजिए, ये बोल रहा है। क्योंकि अनुपात मतलब बटा यहाँ पे दिया हुआ है। अब कहता है भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात बोले तो ये वाला, ठीक है। अब इस अनुपात का क्या निकालना है, मान, ठीक है। मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात मतलब ये वाला, ये अनुपात क्या बताता है, ठीक है। नीचे देखते हैं, चेक कीजिए कि द रेशियो ke² बटा GME इंटू MP इज डायमेंशनलेस, विमाहीन है। लुक अप टेबल को देखकर ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, ठीक है। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, मतलब यह रेशियो क्या बताना चाहता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको हम 3 पार्ट में बताते हैं। सबसे पहला देखें कि डायमेंशन के माध्यम से हम इसको बताने की कोशिश करें कि ये विमाहीन कैसे है। हालांकि ये हम बता चुके हैं एपिसोड नंबर 24 के क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये सवाल बता दिया है, आप वहां भी जाकर के देख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एपिसोड नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 5,
वहाँ हम कुछ अलग तरीके से बताए, यहाँ हम कुछ अलग तरीके से बताते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो है वह आपका है कि अनुपात के बारे में हमको बताना है। ke² g me इसका अनुपात डायमेंशन लेस है, ये बताना है हमको। तो सबसे पहले तो इसका डायमेंशन हम सबको पता होना चाहिए, तभी पता चलेगा। तो आप हो सकता है के का बीमा पता नहीं है, जी का बीमा पता नहीं है, लेकिन ई जो है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसलिए उसका बीमा होता है AT, इसका बीमा होता है M, इसका बीमा होता है M। ये सब का तो पता है। के और जी का हो सकता है आपके दिमाग में नहीं आएगा, और जब नहीं रहे तो आपका कलम कैसे चलेगा उसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम के बारे में करते हैं। सिंस आप पढ़े होंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, Fe इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बटा R²। यही के हमारा है, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ अगर हम चाहते हैं के का बीमा निकालना तो के का बीमा निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? तो जब इसका निकालिएगा बीमा तो ये इसके साथ गुना में जाएगा और ये दोनों इसके बटा में जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों जो है गुना में ऊपर रहेगा, इसका बीमा लिखना पड़ेगा। ये बीमा जो है हमारा MLT-2, ये बल का बीमा होता है, और ये दूरी का बीमा होता है L² बटा, अब ये Q1 Q2 कहाँ गया था? नीचे। इसके जगह पर क्या लिखेंगे? AT, और इसके भी जगह पर लिखेंगे AT। अब इसको सोल्व कीजिएगा, आपका कितना आएगा सो देखिए। तो M तो अपने जगह पर रहेगा, L पर पावर 1, L पे पावर 2, तो 2 1 3, तो L पे पावर क्या हो जाएगा? 3। अब T पे पावर यहाँ -2, ये ऊपर जाएगा तो -3, ये भी ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। मतलब ये 1 है, -1 -1, इसका मतलब ये टोटल हो जाएगा T पे पावर -4। अब बात करते हैं A का, यहाँ 1 पावर, यहाँ 1 पावर, प्लस में है, 2 पावर होगा दोनों मिलके, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो A पे पावर क्या हो जाएगा? -2। इसका वैल्यू हम वहाँ पे रख देंगे, काम चल जाएगा। उसके अलावा हम देखते हैं, हम G का देखते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से आता है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ तो क्या होता है? Fg बराबर होता है G m1 m2 बटा R²। इसके बारे में थोड़ा सा हम बताए हुए एपिसोड नंबर कूलम्स लॉ का फर्स्ट जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर 14, उसमें हमने ये बताया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। आपको इसका बीमा चाहिए, ठीक है? तो G का बीमा चाहिए, कैपिटल G का, तो ये इसके साथ गुना में आएगा और ये दोनों अब इसके बटा में। तो ये भी तो एक फोर्स ही है, तो फोर्स है तो इसका मतलब MLT-2, ठीक है, गुना R² इसके साथ गुना में था तो L² आया इसके साथ, बटा दोनों द्रव्यमान नीचे जाएगा तो दोनों का बीमा हो जाएगा M × M। एक ये तो खत्म, तो क्या हो जाएगा? M ऊपर जाएगा, M पे पावर -1 हो जाएगा, L पे पावर 3 हो जाएगा, और T का पावर -2 हो जाएगा। ये 2 पावर, ये 1 पावर, 3 पावर, इस दोनों का वैल्यू इसमें हम रखते हैं। K के जगह पर वहां से रखिए, क्या हो जाएगा? ML3 T का पावर -4, A का पावर -2 गुना E² बोले तो क्या? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का बीमा क्या होता है? AT। तो AT का स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर है, इसका मतलब हो जाएगा ये A² T² बटा G, कैपिटल G क्या हो जाएगा? M-1 L पे पावर 3 T का पावर -2, ठीक है? इसके लिए हो जाएगा क्या? M, और दूसरे के लिए भी हो जाएगा M। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए भी M, मास ऑफ प्रोटॉन के लिए भी M। एक M प्लस वाला तो गया, और ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है? चलिए अब आते हैं, L3 यहाँ पर है और L कहीं है, देखिए यहाँ पे है, L पे पावर +3, L पे पावर +3 एक दूसरे को देख रहा है। T का पावर -4 यहाँ, और T का पावर -2 यहाँ, T का पावर +2 यहाँ। तो ये -2 अगर ऊपर चला जाए इसके पास तो -2 किस में बदल जाएगा? प्लस में, तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4। तो ये दोनों मिल के इसको मार देगा, ये दोनों मिल करके इसको खत्म कर दिया। अब A का पावर +2, A का पावर -2, ये दोनों भी एक दूसरे को देख रहा है, तो सारा का सारा क्या हो गया? खत्म। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि यह एक क्या है? डायमेंशनलेस, कुछ बचा ही नहीं, तो डायमेंशनलेस,
ठीक है, इस तरह से आपका प्रूफ हो गया, इसका आपने जवाब दे दिया। अगला खंड क्या कहता है, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, आप देखे होंगे, आपको हम बता चुके हैं, उसका आप थोड़ा सा यहाँ नमूना देख लीजिए। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर, आप तो सारणी आपके पास है नहीं, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो k का वैल्यू आपको याद रखना है, कितना होता है 9 × 10⁹ k का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹। मात्रा की जहां तक बात है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से k का चाहिए, इसका न्यूटन, ये यहाँ जाएगा मीटर स्क्वायर, कूलम गुने कूलम जाएगा बटा में, तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। k का वैल्यू हो गया। और क्या चाहिए, e, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो आप पढ़ के पुराना हो चुके हैं, 1.6 × 10⁻19 कूलम। और क्या चाहिए, कैपिटल G का मान, कैपिटल G का मान आप जानते हैं 6.67 × 10⁻11। मात्रा के लिए बात करें, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर एक साथ, और केजी गुने केजी स्क्वायर बटा में जाएगा, ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद क्या चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सारा कुछ आपको हम पीछे बताए हुए हैं, 9.11 गुने 10⁻31 केजी, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। मास ऑफ प्रोटॉन याद कीजिए, हम बताए थे 1 AMU के बराबर, और 1 AMU लगभग होता है 1.6 × 10⁻27 केजी। ठीक है, अब इस तरह से ये सारा वैल्यू हम डाल देते हैं तो हमको अनुपात निकल जाएगा। तो चलिए अगला स्टेप चलते हैं, ke² बटा GME MP। तो k का वैल्यू रखिए 9 × 10⁻9 गुने e² बोले तो इसका स्क्वायर, तो 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर, मात्रा को हम नहीं लिख रहे हैं, बटा कैपिटल G का मान है 6.67। ऐसा करते हैं कि इसको 6.6 लेते हैं, बाद बाकी छोड़ देते हैं, तो कैलकुलेशन हमको जल्दी हो जाएगा। 6.6 ही हम लेके चलते हैं इंटू 10⁻11। घबराना नहीं है कि 7 कैसे गायब कर दिए, पॉइंट के बाद को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम तो यहाँ तक गायब कर देंगे। देखिए यहाँ पर कैसे हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 10⁻31, पॉइंट के बाद वाला गायब कर दिए ताकि सॉल्यूशन आसानी से आ जाए। इसको लिख देते हैं 1.6 × 10⁻27। इसको आप जितना तेजी में सोल्व कर सकते हैं उतना बहादुर। कैसे सोल्व करेंगे, याद कीजिए, हम पीछे आपको एक ट्रिक बताए थे, जब कभी भी इसका मिलन हो जाए तो ke² का वैल्यू आपका एक कांस्टेंट आता है। ke² का वैल्यू एक कांस्टेंट क्या आता है, ke² का वैल्यू हम आपको बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं, यहाँ पर आपको पीछे यहाँ पे देख सकते हैं 1.6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1.6 का स्क्वायर होता है 256, तो 2.56, और बोले थे कि 2.56 को जब आप 9 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाता है आपका 23.04। ये हमने बताया हुआ है, जब कभी भी गुना में 1.6 का स्क्वायर है, मतलब 1.6 गुने 1.6 गुने 9 घटा जाए तो वो आ जाएगा 23.04। अब पावर का देख लेते हैं, -19 का स्क्वायर कितना होता है, -38, -38 में से 9 चला जाएगा, कितना हो जाएगा -29। दैट मीन्स ke² का वैल्यू होता है 10⁻−29, इतना गुने 10⁻−29 आप याद रख सकते हैं। चलिए अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो दिस इक्वल टू, यानी ऊपर वाला जो बंदा हो गया, ये हो गया हमारा 23.04 गुने 10⁻−29। ये ऊपर वाले का हाल है ke² का। नीचे वाले का क्या हाल है, थोड़ा वो भी पूछ लेते हैं। 6.6 गुने 9 गुने 1.6 ही ना, अच्छा 9 भी है, तो 16 × 4 = 144। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, 144 गुना जरूरी पड़ेगा 6.6 से, 66 से, तो 6 चौके 24 के 4 बाकी 2, 6 चौक 24 2 28, 28 का 8 बाकी 2, 6 2 8, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 6 चौक 24 2 26, मतलब वही का वही आ जाएगा 8, 4 8 4 12 2 बाकी 1, 8 6 14 1 15 5 बाकी 1, 8 9। अब दशमलव का बात कर लेते हैं, एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, तो 2 अंक
यानी 95.24। तो इसका 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 गुना क्या आ गया, 95.24 गुना। अब पावर का देखते हैं, -11, -31, -27, सब तो माइनस में है, इसका मतलब जुट जाएगा। कितना हो जाएगा, -31 -27 तो हो जाएगा 7 1 8 3 2 5 58 58 11 69 तो हो जाएगा ये 10 पे पावर -69। ठीक है, अब आप आसानी से देख सकते हैं ये भी माइनस ये भी माइनस, इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं 23.04 बटे 95.24 गुने -29, इसका -29 क्या कर देगा, तो इसमें से इसको आप मन मन घटाइए तो क्या घट जाएगा, सो देखिए 40 आ जाएगा, तो -40 आ जाएगा, तो 10 पे पावर ये हो जाएगा 40। कैसे आया, 10 पे पावर -40 होगा, जब ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, +40। अब आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 95 है, इसका मतलब है 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका मतलब है कि हम नहीं खाएगा तो 0 पॉइंट लेने के कारण ये हो जाएगा 230। तो 230 में लगभग कितना से 2 से 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 2। ठीक है, बाद बाकी से हमको कोई खास दिक्कत नहीं है क्योंकि यही हमारा काफी है, तो 0.2 के आसपास ले लेते हैं, गुना कर देते हैं 10 पे पावर 40। अब ये पॉइंट अगर आप हटा देते हैं तो यहाँ एक पावर घट जाएगा, तो दिस इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 गुने 10 पे पावर 39। ये बहुत बड़ा एक चीज बता रहा है, क्या बता रहा है इसको देखते हैं, इसको थोड़ा अलग फॉर्म में, ये आपका हो गया आंसर, यहाँ से आ गया आपको आपका 2 आंसर क्लियर है। इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, तो इस अनुपात का मान कितने के बराबर हो गया, 2 गुने 10 पे पावर 39 आंसर अप्रॉक्स में आ गया। अब फिर क्या कर रहा है, यह अनुपात क्या बताता है, बहुत बड़ा चीज बता रहा है, देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आपका ये कह रहा है अगर ये ke² बटा GME इंटू MP है, आप इसको ऐसा तो लिख सकते हैं ke² बटा R² बटा GME MP बटा R², मतलब R² से इसमें भी भाग, R² से इसमें भी भाग, कट जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन हो और प्रोटॉन हो, दोनों के बीच का दूरी हम कुछ भी रखेंगे तो R² यहाँ पे क्या हो रहा है, अनुपात होने के कारण कट जाएगा। इसका मतलब है ये हमको बता रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, और ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, चाहे आप r दूरी पर रख दें। इसका मतलब है ऊपर पर ये, वहां से भी हम देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला दिखा रहा है, यहाँ पे अगर आपका इलेक्ट्रॉन रहे और यहाँ पर आपका प्रोटॉन रहे तो प्रोटॉन का भी चार्ज ही होगा, दोनों के बीच का दूरी r रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह पर हो जाएगा ke बटा R²। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स Fe बटा GME इंटू MP बटे R²। इसका मतलब यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मास क्या होगा Me, एक प्रोटॉन है तो इसका मास क्या होगा MP, दोनों के बीच का दूरी हम क्या मान लेते हैं r। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितने के बराबर हो जाएगा, Fg बराबर GME इंटू MP बटे R²। इसका मतलब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं Fg, तो बराबर हो जाएगा। और इसी का अनुपात कितने के बराबर आया, 2 गुने 10 पे पावर 39। कहने का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स में जब ग्रेविटेशनल फोर्स से भागा दे रहे हैं तो इतना बड़ा राशि आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स के तुलना में Fg का कोई औकात ही नहीं है, मतलब मच ग्रेटर। विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत मजबूत होता है, यह अनुपात यही शो कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये कहीं ना कहीं आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मतलब नॉलेज के काइंड ऑफ व्यू से। एक तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए और एक आपको ये ध्यान रखना चाहिए, बाकी ये तो प्रोसेस आपका है, तो आप इसका प्रिंट आउट निकालिए, मतलब कि लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बारीकी से आप देखिए, समझिए, कॉपी पर लिखकर इसको बार बार बनाइए, तब जाकर के कहीं आपको आनंद आएगा। न्यूमेरिकल इसको नहीं समझना है, ये नॉलेज है। और हमने आपको एपिसोड नंबर 14 में भी कहा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कई जगह पे हमने ये जिक्र किया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब आपका अगला एग्जाम्पल आएगा। अब आपका उम्मीद करते हैं कि आप प्रिंट आउट ले लिए होंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी कि अब इसमें जो अगला एग्जाम्पल आएगा वो और भी महत्वपूर्ण है। हमने पहले भी कहा है कि एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो है आपको कुछ सिखाएगा, तो ये ध्यान देने वाली बात होगी। अगला एग्जाम्पल जो है एक स्क्वायर से है, जो कि हम बता भी चुके हैं पीछे एपिसोड नंबर 28 में हमने आपको क्वेश्चन करने के लिए दिया था। अब वो समय आ गया, वो घड़ी आ गई कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा। जबकि ये 1 नंबर में पूछा हुआ था, तो वैसे ही कि आपका सोच उस लेवल पहुँचना चाहिए ताकि आप आसानी से कर सकें। तो अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल। अब ये सवाल 1.6 आप देखिए, सवाल को आप देखिए, सवाल आपको देखेगा। इस सवाल को हमने एपिसोड नंबर 28 में भी दिया हुआ है फिगर। अब यहाँ पे हम समझते हैं कैसे हमने फिगर बनाया, कैसे दिया हुआ है। कह रहा है 4 बिंदु आवेश 4 पॉइंट चार्जेज QA, मतलब ए पॉइंट पर जो चार्ज है उसका नाम है 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम तथा QD -5 माइक्रोकूलम। 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग, तो इसका मतलब है कि एक आपका ये दिया हुआ है, 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 एक आपका ये दिया हुआ है। बड़ा अच्छा। भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है, कॉर्नर पे है, वर्ग के केंद्र पर, सेंटर पर रखे 1 माइक्रोकूलम। सेंटर पर कितना रखा गया है? 1 माइक्रोकूलम, सब माइक्रो में। आवेश पर लगने वाला बल, मतलब सेंटर पर जो हम रखिए उस पर कह रहा है बल क्या होगा। ठीक है। 4 पॉइंट चार्जेज QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QB इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, QC इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम एंड QD इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर के कॉर्नर पर है ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। What is the force on a charge of 1 माइक्रोकूलम? 1 माइक्रोकूलम चार्ज पर कितना फोर्स होगा प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इसका मतलब अगर इस सवाल को हम हल करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमको फिगर का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले हम वो समझते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहले तो आप एक वर्ग बनाइए, एक वर्ग बना दिए, यहाँ पर दे देते हैं QA, यहाँ पर दे देते हैं QB, यहाँ दे देते हैं QC, यहाँ पर दे देते हैं QD। ठीक है। अब कहता है 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर भुजा दे दिए। ठीक है। अब कहता है कॉर्नर पर, तो कॉर्नर पर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऐसे मिला देते हैं इसको। कॉर्नर पर कितना रखा गया, मान लेते हैं Q0 ही है, तो Q0 का मान है 1 माइक्रोकूलम। ठीक है। हमने आपको ये शॉर्ट हैंड में बताया हुआ है एपिसोड नंबर 28 में। आप वहां पर देखिएगा आंसर 28-29 में, दोनों में मिला के आप इसको देखिए, बहुत ही शॉर्ट में कैसे आंसर दे। चूंकि ऑब्जेक्टिव में ये पूछा हुआ है BSc में, इसका मतलब ये है कि हम कैसे 1 नंबर में है तो इसका मतलब है आंसर हमको उसी अंदाज में देना पड़ेगा। देखते हैं कैसे देंगे। QD का मान आप देख सकते हैं, QD का मान कहाँ है, -5 माइक्रोकूलम, इसका मान -5 माइक्रोकूलम है। उसके अपोजिट में B पर कितना है, -5। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम देखते हैं ये आपका 5 माइक्रोकूलम है,
ये -5 माइक्रोकूलम है, ठीक है, -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। क्यू ए का मान है 2 माइक्रोकूलम और क्यू सी का मान है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, एक मिनट थोड़ा सा इसको कंफर्म हो जाए। क्यू डी पर भी -5 है, हाँ। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि आपका यहाँ पे भी माइनस में दिया हुआ है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। फटाक से आप तुरंत सोच के आप मन में एनालिसिस करके दे सकते हैं। ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, आकर्षित, ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, आकर्षित। जितनी दूरी यहाँ से होगा उतनी ही दूरी यहाँ से होगा, उतनी ही दूरी ये होगा, उतनी ही दूरी ये होगा। ये चार्ज जितने फोर्स से इसको आकर्षित करेगा, ये चार्ज भी इसको उतने फोर्स से आकर्षित करेगा, तो ये दोनों मिलकर नेट फोर्स क्या हो गया, 0। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, यहाँ पर जो चार्ज प्लस है उसको ये विकर्षित करेगा, ये भी विकर्षित करेगा, ये इस डायरेक्शन में विकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, और ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, परिमाण क्या होगा, आपस में बराबर। इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल, चाहे वो एक दूसरे को ऐसे खींचे या फिर एक दूसरे को धकेले। इसका मतलब यह है कि दोनों ही सिचुएशन, मतलब इसको ऐसे समझिए, इसको हम 5 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं, 5 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं, तो नेट फोर्स 0, या फिर 5 न्यूटन से इसको ऐसे प्रेस कर रहे हैं, 5 न्यूटन से ऐसे प्रेस कर रहे हैं, तो भी 0 होगा। इसका मतलब वही बात यहाँ पे हो रहा है, तो नेट फोर्स इस पे क्या होने जा रहा है, 0। आप इस कॉमन सेंस से आप आंसर दे सकते हैं, चूंकि 1 मार्क में पूछा हुआ है, लेकिन लॉजिकली हम लोगों को इसको कैलकुलेट करके बताना पड़ता है कि भाई नेट फोर्स क्या हो। चलिए कोई बात नहीं है, इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, सबसे आसान, कि ये 90 डिग्री पे होगा, सब कितने पे होगा, 90 डिग्री। आप क्या कीजिए, इसको एक एक्सिस मान लीजिए, क्योंकि इस सवाल के हिसाब से हम सोच रहे हैं, इसको आप एक्स एक्सिस मान लीजिए और इसको मान लीजिए वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि ये जो फोर्स है इधर अट्रैक्ट करेगा, तो जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो मान लेते हैं F1 है, तो F1 अट्रैक्ट किया, और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी F1 ही एक तरह से हो जाएगा। हम इस सवाल के हिसाब से सोच रहे हैं, नहीं तो फिर मामला और भी कुछ हो सकता था, शॉर्ट हैंड में हम बना सकते हैं। ये इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मान लेते हैं F2, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये हो जाएगा आपका F2, ठीक है। 4 फोर्स है और नेट फोर्स निकालना है, इसका मतलब तो याद कीजिए कि हम बताए हुए हैं F नेट वेक्टर अगर निकालना हो तो सबका सदिश वेक्टर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर बताए हुए हैं। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, यानी कि F नेट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। हम आपको प्रोजेक्शन बताए हुए हैं, प्रोजेक्शन में एपिसोड नंबर 26 और एपिसोड नंबर 27, ये प्रोजेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने बताया हुआ था इसी दिन के। इसका हमने बताया हुआ है सिग्मा fx का स्क्वायर प्लस सिग्मा fy का स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं ना, सिग्मा fx निकाल लेते हैं। सिग्मा fx बराबर, सिग्मा fx का मतलब है x की तरफ का प्रोजेक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये बंदा किधर काम कर रहा है, x एक्सिस प्लस x की तरफ, ये बंदा किधर काम कर रहा है, माइनस x की तरफ। इसका मतलब ये है कि हमने आपको बोला था कि जब एक्सिस की तरफ काम करेगा तो उसका प्रोजेक्शन पूरा का पूरा होगा। हम क्या बोल रहे थे कि जब एक्सिस की तरफ फोर्स काम करेगा तो पूरा का पूरा प्रोजेक्शन, लेकिन 90 डिग्री पर उसका प्रोजेक्शन बेचारे का हो जाता है 0। हमको तो अभी x के एक्सिस के लंब चाहिए सभी फोर्स का, तो ये F2 हमारा प्लस x की तरफ, F2 हमारा माइनस x की तरफ, तो इसलिए हम इसको ऐसा लिख देते हैं F2 माइनस F2, मतलब एक प्लस की तरफ और एक माइनस की तरफ। ये इस दोनों के लिए हुआ। ये बंदा हमारा y की तरफ काम कर रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन बोले थे 90 डिग्री पे 0, इसका भी प्रोजेक्शन x की तरफ तोड़ेंगे तो 0, ये हम बता चुके हैं। तो इस दोनों के लिए हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0, ये तो कट के भी हमारा वैसे भी क्या होने जा रहा है 0, ठीक है। सिग्मा fy बराबर, सिग्मा fy का मतलब x के तरफ हमको प्रोजेक्शन चाहिए,
तो ये बंदा जो है प्लस y की तरफ काम कर रहा है और ये बंदा माइनस y की तरफ। तो इसको अगर प्लस लिखेंगे तो इसको माइनस लिखेंगे, और ये बंदा x की तरफ जो भी काम कर रहा है तो इसका प्रोजेक्शन तो y की तरफ 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं इसके लिए प्लस f1, इसके लिए माइनस f1, और इस बंदे के लिए y की तरफ प्रोजेक्शन 0 और इस बंदे के लिए भी y की तरफ प्रोजेक्शन 0। तो ये कट गया, टोटली क्या हो गया 0। इसलिए f नेट इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? इसको हम ऐसा इसलिए बना पाए, इसको हम दूसरे तरीके से भी चाहते तो बना सकते थे। जब हम देखेंगे हो सकता है आपके लिए क्या करेगा कि मतलब कोई बंदा क्या करेगा, इसको x एक्सिस मानेगा, इसको y एक्सिस मानेगा, और भी चीजें हो सकती है। इसको दूसरे तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं। मेथड 2 के लिए अगर हम बात करें, ये सपोज दैट आपका स्क्वायर है, हम इसको हिंट्स दे देते हैं। ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे, तो अब ये इधर काम कर रहा है F1, और ये आपका F1, ये आपका F2, ये आपका F2। ठीक है? अब एक्सिस हम यहां पर माने, ठीक है? जब आप यहां मानिएगा तो अब ये एंगल, प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री। ये भी कितने का होगा? 45 डिग्री। ये भी कितने का होगा? 45 डिग्री। मतलब सब 45 का है। अब जब तोड़िएगा यहाँ पर आपका प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन x की तरफ, इसका प्रोजेक्शन x की तरफ, इसका टूटेगा तो प्लस, इसका भी टूटेगा तो प्लस। इसका तोड़ेंगे तो इधर प्लस, लेकिन इधर टूटेगा तो माइनस। इसका जब तोड़ेंगे इधर के लिए माइनस, इधर के लिए माइनस। इसका जब तोड़ेंगे इधर के लिए प्लस, इधर के लिए माइनस। हमने आपको बताया हुआ प्रोजेक्शन, आप एपिसोड नंबर 26 और एपिसोड नंबर 27 जाके देख सकते हैं आसानी से। ये आपको बहुत आसान कर देगा। हमने बताया हुआ है कि बगल वाले के लिए कॉस लेना है, दूर वाले के लिए साइन लेना है। तो मेथड 2 के लिए भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे बनाए, इसके हिसाब से अगर चले, जो दिया हुआ है उसके हिसाब से चले, आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप प्रिंट कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रोसेस पे भी, जिनको एपिसोड नंबर 26, 27 दिमाग में आ गया है, उस प्रोसेस से भी बना करके देखिएगा, आंसर वही का वही है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। प्रिंट करने का तो समय हम दे नहीं सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। एनीवे, अगला सवाल आपका आएगा कूलम्ब्स लॉ पे आधारित ही, जो कि हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला सवाल आपका इससे भी अच्छा है, सोचने वाली बात है। इस सब सवाल में कोई खास दम है नहीं, आप सोच सकते हैं आसानी से। अब आपका अगला सवाल है 1.12। ये देखने में भले ही आपको लंबा लग रहा है, लेकिन बहुत छोटा भी बनेगा। जितना लंबा तगड़ा दिख रहा है उतना ही ये छोटा बनेगा। इसके ईच एंड एवरी पॉइंट को हम पहले समझते हैं। ए में क्या करा है, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी, यानी ए और बी दो आवेशित तांबा का गोला है जो विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी से मतलब ये है कि चार्ज वहां से लीक करके कहीं नहीं जा सकता है, मतलब जितना उस पे दिए वही रहेगा, एयर वगैरह में जाने वाला नहीं है। बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों गोले के बीच की दूरी कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो एक डाटा तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि दोनों के बीच की दूरी कितना है, 50 सेंटीमीटर। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश, मतलब अलग अलग गोला पर जो आवेश है वो 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, मतलब इस पर भी उतना ही और उस पर भी उतना ही।
और दोनों पे पॉजिटिव है। एक चीज ये है, इसका मतलब एक ही डाटा यहाँ से भी हमको नजर आ रहा है। तो इनमें पारस्परिक मतलब एक दूसरे पर पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, मतलब उसके बीच रिपल्सन फोर्स कितना है ये निकालना है। तो रिपल्सन तो लगेगा ही, दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन लगेगा ही, लेकिन कितना लगेगा तो ये बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे चूंकि ये पूछ ही दिया कि प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण वो बता ही दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड निकालने की आवश्यकता है। सिर्फ बोलता बल तो फिर वहाँ नेचर के साथ बताते। गोलों के बीच की तुलना, गोलों के बीच की दूरी की तुलना में ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य है। और ये चीज याद कीजिए, हम पीछे बताए हुए हैं कि अगर आप पॉइंट चार्ज मानते हैं तो पॉइंट चार्ज का मतलब हुआ कि पॉइंट चार्ज का चार्ज बॉडी जो है उसके रेडियस को, आकार को हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या मानेंगे, नगण्य। तब ये पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज, इसलिए ऐसा लिखा गया। चलिए इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसको भी थोड़ा देखना चाहते हैं, देख लीजिए। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस of 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स, माना इस मतलब एक दूसरे पारस्परिक जिसको बोलते हैं, म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच इज, यहाँ पे दिया हुआ है इतना कूलम, द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अभी ए पर, तो ए के लिए चलते हैं। वेरी सिंपल, एक ये गोला ले लेते हैं, एक ये गोला ले लेते हैं, ये ए है और ये बी है। दोनों पे चार्ज तो वही दिया हुआ है, तो क्यू दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गिवन है, क्या क्या गिवन है, आर इक्वल टू दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 50/100, 100 से भाग दे दिए तो कट के हो जाएगा 1/2 यानी 0.2 सॉरी 0.5, ये आ गया मीटर, ऐसे था सेंटीमीटर। अब इस दोनों पे चार्ज का मान बराबर है, तो इस पर चार्ज भी क्यू है, इस पर भी चार्ज क्यू, तो दैट मीन्स Q1 इक्वल टू Q2। अगर आप इस पर Q1 मानते हैं, इस पर Q2 मानते हैं, और दोनों पे चूंकि बराबर है तो इसको मान लेते हैं Q बराबर कितना दिया हुआ है, 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम, ये दिया हुआ है 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम। अब पूछ रहा है कि दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, तो F = वाट। चूंकि हवा वगैरह का कोई चर्चा नहीं है, इसका मतलब हवा में ही एक्सपेरिमेंट चला है, तो चलिए इसको सोल्व कर दीजिए। सिंस F = क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये तो एक साथ गीत गाता है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, इसका मतलब ये हो गया 9 × 10⁻9। Q1 Q2 तो दोनों सेम ही है, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि दिस इंटू दिस, तो दिस का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6.5 × 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर। और अच्छी बात ये थी कि हमको कूलम में ही दिया हुआ था, इसलिए अच्छा लग रहा था, बटा r², बटा में r का जगह कौन लेगा 0.5, तो 0.5 का होल स्क्वायर। हम इसको दूसरे फॉर्म में भी ले सकते हैं। चलिए इसको सोल्व कीजिए, जितना तेजी में आप इसको सोल्व कर दीजिए उतना भागो। तो 6.5 का होल स्क्वायर है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 0.5 का होल स्क्वायर है, इसको सोल्व कर लेते हैं, उसको 9 से गुना कर लेंगे, तो 65 का स्क्वायर को 9 से गुना कर लेते हैं, हो जाएगा ये 65 × 65, 25 25 5 2 6 25 30 2 32, 6 25 30 के 0 बाकी 2 6 के 36 3 39 5 2 9 3 बाकी 2 बाकी 1 3 1 4। 65 × 65 का तो वैल्यू इतना आ गया, उसको 9 से गुना करना पड़ेगा, तो 9 से गुना कर लेते हैं। 9 5 45 के 5 बाकी 4 9 18 22 के 2 बाकी 2 9 18 2 20 के 9 बाकी 2 9 4 36 2 38। अब दशमलव का बात चलेगा, तो चूंकि 6 पॉइंट का स्क्वायर था, एक एक 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, यहाँ हो गया 2 अंक के बाद दशमलव। अब 0.5 का स्क्वायर भी है, तो इसको आप यहाँ पे मन में 50 को जब आप काटिएगा तो 50 गुना 1/2 हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 4 कहाँ जाएगा, ऊपर। अगर इसको सोल्व करना चाहें तो दूसरे तरीके से भी हम 4 मनाती कर सकते हैं।
या नहीं किसी का इच्छा है 0.5 का ही होल स्क्वायर हम लिखना चाहिए, ठीक है लिखो। 5 का स्क्वायर कितना 25, और चूंकि पॉइंट 2 बार आएगा इसलिए हो जाएगा ये 0.5। तो चलिए इसको सोल्व कीजिए। 380.25 380.25 बटा ये वाला बंदा होगा 0.25 गुना, पावर वगैरह देख लो। -7 का स्क्वायर हो जाएगा -14 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा -5, तो 10 पे पावर हो जाएगा -5। अब जितना जल्दी आप सोल्व कर लेंगे उतना अच्छा है। हालांकि एक तरह से कहा जाए तो ये कटेगा और 25 से ये कटने का चांस है तो कट ही जाएगा। इसको हटाइए मने मन भाग देंगे तो 25 से 38 में भाग दीजिएगा, एक बार में तो 25 खाएगा। अब 25 में कितना बचेगा 25 13 पर 0 130, तो 130 25 बचे 125 5 हो जाएगा, बचेगा 5 पर 25 हो जाएगा 525, तो हो जाएगा ये 525 तो 4 21 बार में कितना बजे 1 मिनट 5 पर 2 52 हो गया। 25 गुना 50 और फिर हो जाएगा 25 से कम 25, ये तो एक रेट कट गया गुने 10 पे पावर -5। ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है लिखने का, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट यहाँ रहे तो ज़्यादा बेहतर। तो हम 3 अंक के बाद पॉइंट चाहते हैं, तो यहाँ से अगर 3 पावर को हटा देते हैं तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻³ पावर हट गया है तो -2 न्यूटन। यही पूछ रहा था, तो आपको जो बोल रहा था आपने काम कर दिया। अब क्या कह रहा है बी में, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। वेरी सिंपल, आपको हम बता चुके हैं पहले भी। इसको देखिए कैसे बनाएंगे बी के लिए आपको हम बता चुके हैं। सिंस F इक्वल टू क्या होता है K Q1 Q2 बटा R²। आप Q1 Q2 का तो मान बराबर है Q, इसका मतलब ये है कि ये आपका होने जा रहा है K Q बटे दुगुना कर रहा है, Q को दुगुना कर रहा है, इसका मतलब इसको भी 2 गुना कर रहा है, इसको भी 2 गुना कर रहा है और दूरी को आधा कर रहा है। कैसे इसको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोले के बीच की दूरी आधी। तो बीच की दूरी आधी मतलब क्या r/2, इसका मतलब r/2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास q इंटू क्यू तो क्यू स्क्वायर 2 दूना 4, अब r का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 4 चौके कितना हो जाएगा 16। तो दैट मीन्स पहले जो था यानी k q स्क्वायर बटे r² में कितना से गुना हो रहा है 16 से, यानी जितना पहले फोर्स था अब उसका 16 गुना हो रहा है। तो दैट मीन्स पहले कितना फोर्स था वो लिख देते हैं 1.5 इंटू 10⁻² इंटू 16 से गुना कर दीजिए। 16 × 80 0 8 16 एकम 16 8 24 एक अंक के बाद दशमलव गुने 10 पे पावर -2, दैट मीन्स 24 गुने 10 पे पावर -2 इतना न्यूटन भी आप लिख सकते हैं, या फिर ऑल्सो करके लिख सकते हैं। अगर ये दोनों माइनस को हटा दिया जाए तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं F मतलब नया बल बोल देते हैं, ये भी F' बोल देते हैं, बराबर हो जाएगा 0.24 न्यूटन। आप या तो ये आंसर लिखिए या तो ये आंसर लिखिए, इस तरह से आपका बन गया। अब अगला आपका सवाल होगा, आप इसको पहले प्रिंट कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्या जितना में क्वेश्चन आपका लिखा हुआ नहीं हुआ उतना में आपका आंसर हो जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब अगला सवाल देखते हैं। इसको बारीकी से देखने की आवश्यकता है। बारीकी से अगर आप देखते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है। और अब जो सवाल आ रहा है वो इसी से कहीं ना कहीं कनेक्टिंग है। आप इसको गौर से देखिए, मानिए 1.12 से ही ये कनेक्टेड है। और ये भी कुछ आपको एग्जाम्पल देगा। हालांकि ये सारा टॉपिक हम जिक्र कर चुके हैं, पहले ही थ्योरी में ही हम बता चुके हैं। थोड़ा सा सोचने का नज़रिया सिर्फ आपका बढ़ जाए तो काम हो जाएगा। अब आपका सवाल आएगा 1.13। इस सवाल को आप गौर से देखिए, ये कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है आपका पिछले सवाल से, दैट मीन्स 1.12 से। क्या कह रहा है हम बारी बारी से देखें, प्रत्येक खंड को देखें, समझें। मान लीजिए अभ्यास 1.12 मतलब पिछला सवाल जो किए में गोले ए तथा बी साइज में समसम है, साइज में समसम है मतलब त्रिज्या वगैरह सब सेम है, तथा इसी साइज का कोई मतलब उसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला मतलब उस पर कोई आवेश नहीं है, न्यूट्रल बॉडी को हम तीसरा को लाए। पहले गोले के संपर्क में मतलब पहले ए के संपर्क में लाए, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर मतलब तत्पश्चात ना उसके बाद ए से हटाएंगे तभी तो बी के संपर्क में लाएंगे, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क, दूसरा मतलब बी के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। अब ना तो ए के कांटेक्ट में ना तो बी के कांटेक्ट में है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना है। इसको आप 2-3 स्टेप में अगर समझते हैं तो ज्यादा बेटर। इसको भी थोड़ा नीचे वाले को देखते हैं। सपोज द spheres A and B in exercise 1.12 have identical sizes, माने एक समान समसम है, आइडेंटिकल है। और थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज उसी साइज का बट अनचार्ज न्यूट्रल इज ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, पहले गोले के संपर्क में, देन ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड, तब दूसरे गोले के संपर्क में लाते हैं, एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ, और फाइनली हम दोनों से उसको क्या करते हैं, रिमूव करवा देते हैं। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन, यहाँ पे ये क्लियर कर दिया पहले ही कि रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब लास्ट में जो चार्ज हो रहा होगा या तो दोनों पे पॉजिटिव होगा या तो दोनों पे नेगेटिव होगा। तो बिटवीन ए एंड बी हम दोनों पर चार्ज के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब हम दोनों पे मान लेते हैं कि क्या है, चार्ज है, पॉजिटिव। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले स्टेप पहला स्टेप समझिए, स्टेप 1 क्या बोला, ये गोला है आपका ए, ये गोला है आपका बी, ठीक है। अब कहता है इस पर कुछ चार्ज था पहले से, तो इस पर Q1 होगा, उस पर मान लेते हैं Q2 होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब सेम साइज का है तो दोनों सेम ही साइज का वो चार्ज रख सकता है। इसका मतलब इस पर अगर Q चार्ज का क्षमता होगा, इस पर भी Q चार्ज का ही क्षमता होगा। अगर अलग अलग ले लीजिएगा थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है, वो सोल्व हो जाएगा। तो इसमें आपका तेजी से बनेगा। तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं दोनों के बीच का क्या है, r है। अब फिर क्या किया, या अभी हम डिस्टेंस वगैरह का जिक्र नहीं किए क्योंकि इसमें भी डिस्टेंस का जिक्र नहीं किया, लेकिन हम फिर भी मान लेते हैं कुछ तो दूरी पर रखा जाएगा। तो अब पहले ए लाए, बी लाए, दोनों पे चार्ज कुछ न कुछ है तो सेम ही चार्ज होगा, दोनों को चार्ज कर दिया गया है। और चूंकि इंसुलेटेड है मतलब कहीं भागने का बात नहीं, चूंकि अभ्यास 1.12 का ही है, ठीक है। इस पर जो है दोनों पे सेम चार्ज हम क्यों लिए, आप अभ्यास से भी समझ सकते हैं, उसमें दिया हुआ है, दूसरे में दिया हुआ है क्या, 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, दोनों चार्ज पर यही आवेश है, इसका मतलब दोनों सेम चार्ज है। चलिए अब क्या कर रहा है, स्टेप 2 दोनों लाए। अब थर्ड को पहले तो ए के संपर्क में लाए, तो अब यहाँ ए है और यहाँ पे मान लेते हैं कॉन्टैक्ट में ले आते हैं, मान लेते हैं ये सी है। इस पर तो कोई चार्ज था नहीं, Q इक्वल टू क्या था, 0। इस पर चार्ज क्या है, Q। तो जब इसको हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सो देखिए हमने आपको बताया हुआ है सिमिलर चार्जेस था, तो दोनों चार्ज को जोड़ के हम पीछे बताए हुए हैं, आप उसको जाके नोट में देख सकते हैं, एपिसोड नंबर 22 में, 23 में, 24 में, ये सब में हम यही पॉइंट्स को क्लियर किए।
इसको जब आप सटाते हैं चार्ज इधर से उधर जाएगा, दैट मीन्स कॉन्टैक्ट मेथड एक तरह से हो गया, कंडक्शन मेथड से ये चार्ज हो जाएगा। और इस पर कितना चार्ज होगा, तो दोनों चार्ज को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। इस पर Q है, इस पर 0 है, तो Q प्लस 0 क्या हो जाएगा, Q बटा 2। तो दैट मीन्स अब जो A पर बचने वाला है वो Q बाई 2, और अब इस पर C पर जो आने वाला है वो Q बटा 2। अब फिर स्टेप 3 में हम देखते हैं, स्टेप 3 में देखते हैं कि अब ये क्या हुआ कि इसको फिर B के संपर्क में लाया, मतलब C को अब B के संपर्क में लाया। तो B पर तो चार्ज कितना था, Q, और C पर कितना चार्ज लेके गया है, Q बटे 2। क्लियर। अब कहता है कि जब कांटेक्ट में लाया फिर इससे भी रिमूव कर दिए ना, तो अब फिर उसके से सटाए ना इससे सटाए, अब उसको ले देके C को क्या कर दिया, हटा दिया। तो अब क्या होने वाला है सो देखिए। अब सिचुएशन ये होगा कि जब आप दोनों को अलग अलग कीजिएगा कुछ देर के बाद, तो ये आपका मान लीजिए C है, ये आपका मान लीजिए B है, ठीक है। अब क्या होगा कि फिर दोनों आधा आधा चार्ज का बंटवारा करेगा, मतलब इस तरह से बंटवारा करेगा कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो Q बटा 2 मतलब आधा पूरा Q, तो इसका मतलब हो गया 1.5, पूरा क्या हो गया 1.5। ये मान लेते हैं 1, ये मान लेते हैं आधा, तो 1 जोड़ 1.5 आधा तो 1.5, इसका मतलब 3 बटे 2। तो अब उसमें भी 2 से भाग लगेगा। अब थोड़ा इसको समझना है, गौर करना है हम क्या बोल रहे हैं। इस पर जो चार्ज आएगा दोनों को जोड़ के 2 से भाग, Q प्लस Q बटे 2 और बटे में 2, यहाँ पे 2 जाएगा तो 2Q और प्लस 1Q, तो हो गया 3Q, और ये 2 इससे आके गुना हो जाएगा तो टोटली हो जाएगा 3Q बटे 4। ये ध्यान रखना। तो इस पर हो जाएगा 3Q बटे 4 और इस पर भी हो जाएगा 3Q बटे 4, ठीक है। अब क्या किया कि अब जो है B और A को कुछ दूरी पर रख दिया, या जो उसमें दूरी था उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, तो उसमें जो रखा गया है वो दूरी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो 9, अब ये A है, अब ये B है, दोनों के बीच का दूरी 50 सेंटीमीटर है। इस पर जो A पर चार्ज है वो कितना है, Q बटे 2, और इस पर चार्ज है 3Q बटे 2। B पर 3Q बटे 4। अब कह रहा है कि नया फोर्स क्या होगा, तो F डैश का मान निकाल दीजिए। F डैश बराबर क्या कह रहा है, तो हो जाएगा K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, हो जाएगा K इंटू Q1 के जगह पर Q बटे 2 इंटू Q2 के जगह पर 3Q बटे 4 बटा दूरी का स्क्वायर, तो दूरी का स्क्वायर मतलब R स्क्वायर मान लेते हैं, तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा। चूंकि हम अभ्यास 1.12 से ही चल रहे हैं, नाउ फ्रॉम 1.12, यही डाटा हम लेके चल रहे हैं। और Q का मान यहाँ दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको पहले सोल्व कीजिए। Q इंटू Q स्क्वायर, K Q स्क्वायर। अब आ जाइए 4 गुना 8 नीचे जाएगा और 3 बटा 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका K Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर इंटू 3 बटा 8, और K Q बटे R स्क्वायर का मान उसमें हम निकाले हुए हैं, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं कितना आया था, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ये आया था। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं, इसके जगह पे 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 3/8, और इसको सोल्व कर लीजिए आप। 15 या 45, 4.8 में 8 से भाग देंगे, सॉरी 4.5, इसको हम मिटा देते हैं। 4.5 में 8 से भाग दीजिएगा, खाएगा नहीं तो 0 पॉइंट ले लेते हैं। इसको आप भूल जाइए अभी तक का, तो 8 से भागा अगर दे देते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, बाद में पॉइंट बैठा लेंगे। 8 पचे 40, 5 बचा 5 0 हो जाएगा ये 6 8 48, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 0 पॉइंट, ऐसा कुछ होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 0.56 के लिए अगर बात करें
इसको आपको कैलकुलेट करने के लिए आ जाना चाहिए 4.5 में आप 8 से भागा दीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं 0.56 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। आप इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं, पॉइंट को यहाँ पर खिसकाना चाहते हैं, तो एक अंक दायां खिसका रहे हैं। तो दायां खिसकाने का मतलब हुआ वैल्यू बढ़ाना, यहाँ पे वैल्यू घटाना पड़ेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5.6 इंटू यहाँ पे पावर बढ़ा दीजिए 10⁻³ न्यूटन, ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये कूलम्ब्स लॉ का एनसीईआरटी से रिलेटेड प्रॉब्लम था। अब अगला जो हमारा प्रॉब्लम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होगा, एनसीईआरटी पर ही बेस्ड होगा, जो कि आपका टॉपिक अभी चल ही रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है। अगला कॉन्सेप्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड फ्लक्स, लेकिन उससे पहले हम एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। तो आपका नेक्स्ट एपिसोड दैट मीन्स एपिसोड नंबर 41 में कूलम्ब्स लॉ पे आधारित हुआ। 42 में आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड इंटेंसिटी से जुड़ा हुआ सवाल। अब इसमें जो भी बच्चे चाहते हैं कि प्रॉपर वे में हमको मतलब कि न्यूमेरिकल वगैरह का करते जाना है, तो मेरा एक छोटा सा मैसेज यही होगा कि जब आप वीडियो देखते हैं, उसको नोट्स में देखते हैं, तो जब हम बोलेंगे कि अगला टॉपिक का आपका ये न्यूमेरिकल चलेगा, तो तरीका ये है कि आप जो नोट्स तैयार किए उसको धड़ाक से पढ़ जाना। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जो भी लगे, उसको एकदम समझते हुए क्या करना है, नोट्स को पढ़ जाना है। इससे मजा आएगा आपको न्यूमेरिकल समझने में। ठीक है, तो अगला सवाल अगला टॉपिक आपका होगा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एपिसोड 42 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी से जुड़ा हुआ। और वो निश्चित तौर पे आप जा करके उसको प्रॉपर वे में देख लीजिएगा, जो नोट्स आपने तैयार किया है। और जो नए व्यूअर हैं वो आप वीडियो को प्रॉपर वे में देखिए। हमने एपिसोड नंबर 34 से लेकर के एपिसोड नंबर 39 तक, एपिसोड 34 से लेके एपिसोड 39 तक हमने बताया हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर फॉर्म क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, की पॉइंट्स क्या होता है, वेक्टर फॉर्म क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, प्रोजेक्शन सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है। ये सारा कुछ हमने प्रॉपर वे में उसको डील किया हुआ है। तो एपिसोड 34 से एपिसोड 39 तक आप जो नोट्स तैयार किए हैं उसको तैयार करके आप रेडी रखिए। आपका अगला जो टॉपिक होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से जुड़ा हुआ, तो हम जब मिलेंगे तो उसको देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।